हेलो दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस का कुछ प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, जैसे कि ग्रुप डी और एसएससी एग्जाम के लिए साइंस का प्रश्न है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सबको बता देना चाहता हूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का स्टडी मटेरियल मिलते रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो देखिए वस्तु की चाल आधी कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा एक चौथाई रह जाती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर भी को आधा कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा जो है एक चौथाई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि कैपिटल जी नहीं स्मॉल जी का मान होता है, तो स्मॉल जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। देखिए जी का मान जो है विषुवत रेखा पर होता है, तो विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। क्या होता है? विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। ठीक है। जी का मान ध्रुव पर होता है, तो ध्रुव पर महत्तम होता है। ध्रुव पर महत्तम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है वो घटता है। ठीक है। पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाएंगे तो जी का मान घटेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान जो है वो कम हो जाता है। ठीक है। घूर्णन गति स्पीड कर दिया जाए, अगर बढ़ा दिया जाए तो जी का मान कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। देखिए पृथ्वी की अगर घूर्णन गति घटेगी तो जी का मान जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है। तो देखिए पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। देखिए पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है पलायन वेग? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट है कि सूर्य के लिए पलायन वेग कितना होता है। तो देखिए सूर्य के लिए पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है। क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किससे। तो देखिए वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से। ठीक है। नेक्स्ट है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है। तो देखिए जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होता है। क्या होता है? आंधी आने की संभावना होता है। ठीक है। देखिए बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होता है। जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि जब दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए दो बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शुद्ध जल का घनत्व होता है। तो देखिए शुद्ध जल का जो घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10 के पावर 3 ग्राम मीटर क्यूब। मतलब कहने का मीन्स है, इसका कहने का मीन्स है 10 के पावर 3 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। कहने का मीन्स है, यहाँ पर ग्राम नहीं होगा, किलोग्राम होगा, कि 1 मीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम वाटर आएगा। ठीक है। और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम वाटर आएगा। ठीक है, कहने का मीन्स ये है। ठीक है। बर्फ का घनत्व होता है, तो देखिए बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। पानी जो होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन बर्फ जो है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो द्रव का घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में क्या होता है, तो कम चढ़ता है। द्रव का घनत्व अगर बढ़ गया
केशिका नली में कम चढ़ेगा। मतलब द्रव अगर गाढ़ा हो गया तो नली में कम चढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है। देखिए ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता जो है वो घट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है। तो ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए आंधी आने पर छप्पर उड़ जाता है, ये जो आधारित है वो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? बर्नौली के सिद्धांत पर, ठीक है। नेक्स्ट है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक जो है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का विभा क्या होता है, ठीक है। डायमेंशन क्या होता है। तो देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का विभा होता है एम एल के पावर -1 और टी के पावर 2 होता है, ठीक है। और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो देखिए झूला झूलते समय अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल जो है वो घट जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि झूला पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए एक व्यक्ति के स्थान पर अगर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपवर्तित रहेगा, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट है कि वायु में ध्वनि तरंगे होती है। तो देखिए वायु में ध्वनि तरंगे जो होती है अनुदैर्घ्य होती है। ध से ध्वनि, ध्वनि तरंगे, ध से ध्वनि, अ से अनुदैर्घ्य। देखिए धैर्य, ध्वनि धैर्य, ध्वनि धैर्य, याद रखिएगा कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि धैर्य, ध्वनि धैर्य, ठीक है। और ध्वनि तरंग का जो प्रकाश तरंग होता है वो अनुप्रस्थ होता है। जैसे प्रकाश प्रस्थ, प्रकाश प्रस्थ, ऐसे अनुप्रस्थ, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य और प्रकाश होता है अनुप्रस्थ, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है ठोस में यानी इस्पात में, ठीक है। लोहा वगैरह में, स्टील वगैरह में ज़्यादा होता है ध्वनि का वेग, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रासर्व तरंगों की आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्रासर्व तरंगे की आवृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है तो अपश्रव्य तरंगे की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। कितना? 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी जो होना चाहिए वो 17 मीटर का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है तो ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में, ठीक है। नेक्स्ट है कि वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है। तो अगर तापमान घटेगा ध्वनि का वेग भी घटेगा वायु में, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। तो देखिए 1 किलो कैलोरी का ऊष्मा का मान होता है 4200 जूल। तो 4200 जूल कहने का मीन्स लिखा है कि 4.2 इंटू 10 टू पावर 2 जूल, ठीक है, इसका मतलब लिख दिया है, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो देखिए मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या फिर 310 केल्विन होता है, ठीक है। ये होता है मानव शरीर का सामान्य ताप, ठीक है। कमरे का सामान्य ताप क्या होता है। तो कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। देखिए विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है वो है जूल किलोग्राम प्रति केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है, ठीक है। और गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो जूल प्रति किलोग्राम है, ठीक है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो देखिए केल्विन तापमापी में बर्फ का जो गलनांक होता है वो 273 केल्विन होता है। कितना होता है? 273 केल्विन। नेक्स्ट जो है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। झरना में जब जल ऊंचा से गिरता है तो ताप बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है तो -273 डिग्री सेल्सियस पर परम शून्य ताप होता है। कितना? -273 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है।
नेक्स्ट है कि विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? तो देखिए विद्युत केतली में पानी जो है वो संवहन के कारण गर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बैलोमीटर, तो बैलोमीटर एक यंत्र है, ठीक है, जो मापता है, तो किसे मापता है? उष्मीय विकिरण को मापता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वापातन। ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, तो ऊर्ध्वापातन, ठीक है। नेक्स्ट है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक, ठीक है। ठोस से द्रव में होता है तो गलनांक कहलाता है, ठीक है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक, ठीक है। द्रव से वाष्प में तो क्वथनांक, ठीक है। और द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन, ठीक है। नेक्स्ट है कि ठोस से द्रव पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन को कहते हैं गलन, ठीक है, गलन, ठीक है। नेक्स्ट है कि दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक, तो दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण के दर तेज होते हैं, ठीक है। हवा बहुत चलता है तो वाष्पीकरण मतलब सूख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहते हैं ऊर्ध्वापातन, ठीक है। नेक्स्ट है कि बर्फ का गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। और नेक्स्ट है कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है तो 536 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है, तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान ताप बनाए रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। बताया है कि प्रकाश प्रकाश प्रस्थ, प्रकाश प्रस्थ, प्रकाश अनुप्रस्थ और ध्वनि अनुदैर्घ्य, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे। प्रकाश का तरंग सिद्धांतिक किसके द्वारा प्रतिस्थापित होता है? तो हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी ने, क्यों? ग्रोमाल्डी ने दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।